सभी को नमस्कार। सर्वोदय शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रेस्टोरिंग फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम एक फोर्स लगाते हैं और फोर्स उस ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकता है, तो इस तरह का फोर्स कहलाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो डिफॉर्म हो जाता है। डिफॉर्म होने का मतलब है उसकी शेप बदल जाती है। उस समय उसके अंदर भी एक फोर्स जनरेट होता है, अंदर जनरेट होता है ये फोर्स, और वो फोर्स इसकी शेप को वापस से अपनी जगह रिस्टोर करने की कोशिश करता है। यानी कि जैसी शेप उसकी पहले थी उसी शेप को लाने की कोशिश करता है। तो ये फोर्स कहलाता है रेस्टोरिंग फोर्स। मींस ये फोर्स तो है एक्सटर्नल, बाहर से लगाया हुआ, और रेस्टोरिंग फोर्स है इंटरनल, जो अंदर से जनरेट हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर ये एक नीचे कोई शीट है, उसके ऊपर से एक फोर्स लगा है। इस शीट के ऊपर जो बॉक्स है वो इसके ऊपर गिर रहा है। तो जब गिर रहा है तो यह है डिफॉर्मिंग फोर्स, जो उसकी शेप को चेंज कर रहा है। लेकिन जो शीट है वो अपने इंटरनल फोर्स की वजह से वापस सीधी हो जाती है, तो ये कहलाता है उसका रेस्टोरिंग फोर्स। तो दो फोर्स यहाँ पर हैं, एक डिफॉर्मिंग फोर्स और एक रेस्टोरिंग फोर्स। अब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अगर मान लेते हैं दो मॉलिक्यूल हैं, एक 1 है और एक 2 है, उनकी बीच की डिस्टेंस है r। यहाँ पर x एक्सेस पर जो r है वो मॉलिक्यूल का सेपरेशन है। मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस जो r है उसकी वैल्यू इनिशियली r है। तो यहाँ पर ये जो r है उस समय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है 0। कहने का मतलब है एट r इक्वल टू कैपिटल R इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज 0। मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन है। मीन्स ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर हम बात करते हैं इस पोर्शन की, मीन्स r इज लेस देन कैपिटल R, इस पोर्शन में देखते हैं ये फोर्स की वैल्यू है। मीन्स एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, बीच की डिस्टेंस है कैपिटल R से कम। तो ऐसे केस में इनके बीच में हमने इनको कंप्रेस किया है, डिस्टेंस कम हो गई है। इस केस में जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स होता है, और ये रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल्स को वापस से दूर दूर करने की कोशिश करेगा। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ये फोर्स शो किया हुआ है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जा रही है फोर्स बढ़ता जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं r इज ग्रेटर देन r की, यानी स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, उस केस में ये है मॉलिक्यूल 2, ये है मॉलिक्यूल 1। इस केस में जो फोर्स है वो फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होने से केस है ये वाला केस, यानी कि रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में शो हो रहा है और अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में शो हो रहा है। जब भी मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन से ये वापस अपनी जगह आने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, फोर्स चाहे रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव हो, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मॉलिक्यूल अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएं। इस केस में हम देखते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती है फोर्स बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है फोर्स पहले इंक्रीज होता है, फिर एक जगह मैक्सिमम होता है, और फिर ये वापस से डिक्रीज होने लग जाता है। तो इस तरह से ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अब याद करिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंदर का फोर्स है, तो यही रेस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट को वापस से अपनी जगह रिस्टोर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल साइज को रिगेन करने की कोशिश करती है जब बाहर से लगाया हुआ फोर्स हटा दिया जाए। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, और जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो ऑब्जेक्ट वापस से अपनी जगह आ जाए। इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलास्टिसिटी कहलाती है। और फाइबर में या फॉस्फर में या फॉस्फर ब्रोंज में इस तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती है।
यानी हो सकता है मेटल जैसी दिखने वाली चीज में भी ये प्रॉपर्टी हो। एक प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी, ये जस्ट इसका अपोजिट है। किसी भी ऑब्जेक्ट में जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया जाए तो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं आता है, तो ये इनेबिलिटी कहलाती है प्लास्टिसिटी। ये आमतौर पर मोम में या कीचड़ में या क्ले जो होती है उसमें चीज होती है कि हमने कैंडल की जो मोम होता है उसको थोड़ा दबाया तो दबा ही रह जाता है, वापस से अपनी जगह नहीं आता, तो वो कंडीशन है प्लास्टिसिटी। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ये इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है। इस तरह से हम मान के चलते हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो कनेक्शन है वो एक स्प्रिंग की तरह है। तो स्प्रिंग की तरह है तो क्या होगा, जब हम इन मॉलिक्यूल्स को दूर करेंगे तो स्प्रिंग वापस से पास आने की कोशिश करेगी, और अगर स्प्रिंग से उनको दबा दिया गया है तो वापस से दूर जाने की कोशिश करेंगी। मीन्स ये अपने आप को हर केस में रिस्टोर करने की कोशिश करती है, और यही प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इसी तरह से हम प्लास्टिसिटी की बात करेंगे तो जैसे ये क्ले है, इसको जिस पोजीशन में हमने दबा दिया है वो उसी पोजीशन में रहती है, वापस से अपनी पोजीशन को रिस्टोर नहीं करती है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर कोई आदमी चल रहा है तो जहां जहां मिट्टी में पैर रख रहा है वो मिट्टी वहीं से दब गई है, वापस से अपनी पोजीशन पर नहीं आ रही है। तो ये केस है प्लास्टिसिटी का केस। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रेस क्या है। ये हम जानते हैं कि हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और उसकी वजह से हमें रेस्टोरिंग फोर्स मिला जो अंदर से मिला। तो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम कहेंगे स्ट्रेस, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। ये भी ध्यान दीजिए फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर भी होता था, तो स्ट्रेस की यूनिट प्रेशर की यूनिट के जैसी ही होगी, मीन्स न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो उसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम स्ट्रेस के टाइप्स की बात करें तो जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे या जिसकी वजह से रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा वो दो तरह से हो सकता है। एक तो नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब है सरफेस के परपेंडिकुलर। जब रेस्टोरिंग फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो नॉर्मल स्ट्रेस, और अगर सरफेस के टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा तो वो टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस को और आगे अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इस तरह से टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब है ये दोनों पार्ट बताते हैं लेंथ के लिए, कोई वायर जैसी चीज है उसको हम खींच के लंबा कर दें या कंप्रेस करके छोटा कर दें, तो ये टेंसाइल और कंप्रेशनल स्ट्रेस है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तब है जब ऑब्जेक्ट कंप्लीट ही लिया जाए, किसी सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं ना ही लेंथ की बात कर रहे हैं, पूरे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो पूरे वॉल्यूम पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर रेस्टोरिंग फोर्स है तो वो हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये टेंजेंशियल होता है सरफेस के अलोंग, इसका सिर्फ एक ही टाइप होता है। इसको थोड़ा सा अलग अलग समझते हैं। टेंसाइल और कंप्रेशनल स्ट्रेस, इस तरह का अगर कोई वायर है जिसकी लेंथ L है, ये रेस्टोरिंग फोर्स है जो अंदर से बाहर की तरफ काम कर रहा है, उसकी वजह से लेंथ बढ़ गई है तो ये केस होगा टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और अगर ये इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता तो ये कहलाता कंप्रेशनल स्ट्रेस। इसी तरह से यहां पर देखते हैं, ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। देख सकते हैं कि एक स्फेयर है, स्फेयर के चारों तरफ जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो परपेंडिकुलर है, मीन्स ये नॉर्मल स्ट्रेस का ही केस है, और उसमें इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो यह है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसी तरह से टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये एक बुक है, उसकी ऊपर से सरफेस को हमने ऐसे दबाया और थोड़ा सा दबा दिया तो क्या होता है, इसका ऊपर वाला साइज थोड़ा आगे चला जाता है, तो जो शेप है वो शेप इस तरह से थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती है, यानी जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। तो इस तरह का जो केस होता है वो टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस का केस कहलाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में उसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है, यानी कि शेप बदल जाती है, तो एक तो होती है उसकी ओरिजिनल शेप, एक होती है उसकी डिफॉर्म्ड शेप। उन दोनों का जो रेशियो होता है वही रेशियो कहलाता है स्ट्रेन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन भी लेंथ हो सकती है
वॉल्यूम हो सकता है या ट्विस्ट किया हुआ कोई चीज हो सकता है। तो ये आगे इसके टाइप्स हो जाएंगे। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर जो चेंज होगा वो लेंथ का है, तो नीचे भी चेंज लेंथ का ही होगा, इसलिए इसमें किसी तरह की डायमेंशन यहाँ पर नहीं आएगी। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो जिस तरह से हमने स्ट्रेस के टाइप डिफाइन किए थे, उस स्ट्रेस के साथ जो स्ट्रेन लिंक होगी, मतलब यह है जब हमने स्ट्रेस लगाया तो ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जरूर आएगा। उस डिफॉर्मेशन के नाम से ही हमने इसके भी टाइप्स बना रखे हैं। स्ट्रेन में जैसे स्ट्रेस थी नॉर्मल और टेंजेंशियल, ये नॉर्मल और टेंजेंशियल हो गई। यहाँ पर टेंसाइल और कंप्रेशनल, ये दोनों लेंथ से रिलेटेड हैं, ये वॉल्यूम से रिलेटेड है, और ये रिलेटेड है ट्विस्ट से, किसी को मरोड़ दिया हो इस तरह से। थोड़ा सा इसको और देखते हैं। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई लेंथ है, इसको थोड़ा सा हमने खींच के लंबा कर दिया है, तो ओरिजिनल लेंथ है L और लेंथ में चेंज है डेल्टा L। तो इस तरह का जो केस होगा वो केस टेंसाइल या कंप्रेशनल स्ट्रेन कहलाएगा। और अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसका नाम होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इस तरह से हम इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। इस केस में कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कोई वॉल्यूम है V, ऊपर से फोर्स लगाया या अंदर से फोर्स आया, यानी स्ट्रेस लगाया जो नॉर्मल होनी चाहिए, और उसकी वजह से इसके वॉल्यूम में चेंज हो गया है, ओरिजिनल वॉल्यूम V और चेंज होने के बाद डेल्टा V। तो इस केस में भी हम स्ट्रेन डिफाइन कर सकते हैं, और वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डिफाइन करने का तरीका हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब बात करते हैं टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेन की। इसमें हम देख सकते हैं, हमने बताया था एक किताब है, इसको हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, तो अगर ये क्यूब शेप होती तो ट्विस्ट करने के बाद ये पहले वाली लाइन ट्विस्ट होकर इधर आ गई है। तो ये तो है लेंथ में चेंज डेल्टा L, और ये है ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ डिफाइन करने का तरीका है एंगल। तो शियर जब भी हम डिफाइन करते हैं तो एंगल से डिफाइन करते हैं। तो शियरिंग स्ट्रेन जो होगी ये वास्तव में एंगल होगी, और अगर यहाँ से रिप्रेजेंट करें तो ये आर्क मान लेते हैं, इसको रेडियस मान लेते हैं, तो दिस इज डेल्टा L अपॉन L, यानी कि ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ जैसा ये दिखाई देता है। हमने थीटा को आर्क अपॉन रेडियस क्यों लिखा, इसका भी एक कारण है। ये जो ट्विस्ट है ये इतना जबरदस्त नहीं होता है कि हमने एक चीज को मरोड़ के तोड़ने जैसा कर दिया, मामूली सा ये होता है। तो एंगल बहुत छोटा होने पर साइन थीटा और टेन थीटा वो थीटा के इक्वलेंट हो जाते हैं, और उसको हम आर्क अपॉन रेडियस से निकाल पाते हैं। इसलिए हम इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा L अपॉन L लिखते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है हुक्स लॉ। ये हम देख चुके हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड दोनों वैल्यूज हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हम कहेंगे ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। एक वर्ड और है इलास्टिक लिमिट, इसको भी थोड़ा समझते हैं। ये हमने देखा कि जब भी किसी मॉलिक्यूल के बीच का हम कंप्रेस करें या उसको खींचें तो एक कंडीशन तक तो ऐसा होता है कि ये वापस अपनी जगह पर आते हैं, यानी रिस्टोर करते हैं। लेकिन अगर हमने जबरदस्त तरीके से खींच दिया तो टूट जाएगा। तो इलास्टिक लिमिट का मतलब है जब भी रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है और उसको वापस से रिस्टोर कर लेता है, तो उस लिमिट के अंदर सारा काम जो होगा वो इलास्टिक लिमिट होगा। इसको हम आगे भी समझेंगे। लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा, मान लिया एक ऑब्जेक्ट है वायर जैसा, इसको हमने यहाँ से खींचा और छोड़ा, फिर खींचा और फिर छोड़ा, जैसे ये वाला केस है। तो यहाँ पर एक्स एक्सेस पर है स्ट्रेन और यहाँ पर है स्ट्रेस। तो हम देख सकते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इस केस में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये हम जानते हैं जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो उसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस K को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जरा उस कर्व को समझते हैं। यहां पर हम देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स लगाया तो इसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा।
ये रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर है, स्ट्रेस यहाँ इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेन यहाँ इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है तो देखिए स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ रही है। यहां तक तो ऐसा लगता है सब प्रोपोर्शनल है। उसके बाद ये कुछ अलग तरह का ग्राफ आ जाता है जिसमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन दिखा रखा है, एक ब्रेकिंग पॉइंट दिखा रखा है। तो हम पहले इस ग्राफ को समझते हैं कि ये ग्राफ क्या है और ये ऑब्जेक्ट की किस तरह से प्रॉपर्टी को ये रिप्रेजेंट करता है। ये है ग्राफ, स्ट्रेन, स्ट्रेस और ये ग्राफ। इस ग्राफ के अलग अलग पॉइंट्स को अब हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका पार्ट ओ ए। ओ ए पार्ट में हम देखते हैं ये हुक्स लॉ को ओबे करता है। कैसे पता चला? क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब है ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, मीन्स ये हुक्स लॉ को ओबे करता है। इस पोर्शन में हम देखते हैं कि अगर अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर दिया जाए, अगर स्ट्रेस को रिमूव कर दिया जाए तो ग्राफ पीछे की तरफ वापस चलता जाएगा और जीरो पर पहुंच जाएगा। मींस स्ट्रेस को हटा दिया तो ऑब्जेक्ट अपनी वापस से इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। यानी ये वो पार्ट है जहां पर ऑब्जेक्ट पूरी तरह से इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि जैसे स्ट्रेस हटा तो स्ट्रेन भी हट गया, यानी ऑब्जेक्ट वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। इस रीजन में जो सॉलिड हैं वो इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करते हैं। सॉलिड मीन्स कोई वायर हो सकता है, लोहा हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। वो इलास्टिसिटी को शो करते हैं। मीन्स फोर्स लगाया तो पिचक गए, वो फोर्स हटाया तो वापस से अपनी पोजीशन में आ गए। अब हम बात करते हैं ए से लेकर बी पोर्शन की। इस पोर्शन में भी क्या है? पहली बात तो ग्राफ प्रोपोर्शनल नहीं है, मीन्स हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। तो इट मीन्स ए तक तो है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, लेकिन ए के बाद प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ए वाला पॉइंट कहलाएगा इसकी लिमिट। ए के बाद ये प्रोपोर्शनल नहीं रहते हैं। इस समय जो ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल डायमेंशन है वो भी सेम ही रहती है। यानी ए से बीच में किसी जगह पर अगर स्ट्रेस को हटा दिया जाए तो ऑब्जेक्ट वापस से अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, इलास्टिसिटी शो हो रही है लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं है। यानी इलास्टिसिटी शो होते हुए भी हुक्स लॉ ओबे नहीं होता है। इस केस में जो कर्व है उस कर्व में एक वर्ड आता है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या है? यह है इलास्टिक लिमिट, यानी कि बी वाला पॉइंट है। हम कहते हैं यहां तक इलास्टिसिटी शो होती है तो यह इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट कहलाता है। इसी तरह से जो मटेरियल है उस मटेरियल को बोला जाता है कि ये मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी पॉइंट स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, इलास्टिक लिमिट बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बी से लेकर डी तक का केस। बी वाले और डी वाले केस में देखिए, यहां से यहां तक स्ट्रेस तो है इतना सा पार्ट, लेकिन सी से लेकर डी तक स्ट्रेन है बहुत ज्यादा पार्ट। तो ये केस वास्तव में इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता ही नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है प्लास्टिक बिहेवियर को। इस केस में स्ट्रेस कम लगाया जाता है तब भी वायर खिंचता चला जाता है। अगर एक वायर होता और उस पर हमने नीचे फोर्स लगा रखा होता तो कम फोर्स में ये ज़्यादा एलोंगेशन दिखाता, यानी ज़्यादा स्ट्रेन दिखाता। तो यही बात ये लिखी हुई है, जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस पहले से कम बढ़ाने पर भी ज़्यादा स्ट्रेन हमें मिल जाती है। यानी कि स्मॉल चेंजेज इन स्ट्रेस के लिए भी हमें ज़्यादा स्ट्रेन मिलती है। इस केस में प्रोपोर्शनल वाला बिहेवियर भी काम नहीं करता है, क्योंकि ग्राफ से पता चलता है कि लाइन स्ट्रेट नहीं है, इसलिए स्ट्रेस और स्ट्रेन ये प्रोपोर्शनल भी नहीं रहेंगे। यानी कि बी से लेकर डी तक का जो पोर्शन है ये पोर्शन प्लास्टिक बिहेवियर को शो करता है। क्या होगा अगर बी और सी के बीच में हम स्ट्रेस को हटा दें, यानी जो अप्लाइड फोर्स है उसको जीरो कर दें, तो क्या होगा उसको देखते हैं। यहां हमने कोई पॉइंट लिया सी जो बी और डी के बीच में है। सी पॉइंट से अगर हमने स्ट्रेस को हटाया तो ये ऑब्जेक्ट इस ग्राफ को फॉलो नहीं करता है। स्ट्रेन तो कम होता है लेकिन इस लाइन के अलोंग और यहां पर पहुंच जाता है। और यहां हम देखते हैं इस जीरो वाले पॉइंट पर स्ट्रेस जीरो है लेकिन स्ट्रेन इतना है। कहने का मतलब है
जो वायर पहले इतना था, हमने बहुत खींचा, उसके बाद फोर्स हटाया, तो वायर वापस पोजीशन पे नहीं आया, वो थोड़ा सा लंबा रह गया, यानी उसकी स्ट्रेन में 1% से भी कम, लेकिन एक परमानेंट उसमें डिफॉर्मेशन आ चुकी है। तो ये वाला जो केस है, इसमें डिफॉर्मेशन आ चुकी है। इस डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं परमानेंट सेट, और दिस डिफॉर्मेशन इज सेड टू बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हमने मिट्टी को या मोम को दबाया तो वापस से अपनी जगह नहीं आया, इसलिए ये डिफॉर्मेशन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाती है और इसका नाम कहलाता है परमानेंट सेट। अब हम देखते हैं डी के बाद क्या होता है। जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट कहलाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके बाद का ग्राफ देखिए, स्ट्रेस तो देखा जाए तो कम हो रही है, यानी इस समय हमने जो फोर्स लगा रखा था शेप को चेंज करने वाला, उस फोर्स को कम किया है, लेकिन फिर भी शेप और ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ाता जा रहा है। कहने का मतलब है अब ये ऑब्जेक्ट अपने आप, पानी फ्लो होता है ना, उस तरह से फ्लो हो रहा है। हमने फोर्स नहीं लगा रखा, फिर भी ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये वाला जो केस है, बियॉन्ड दिस पॉइंट एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन बाय द रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स। फोर्स कम करने के बाद भी स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, और ये वाला पॉइंट जब आ जाता है ई, तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट टूट जाता है, यानी कि फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है। तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एनालिसिस। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने अलग अलग मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रखा है। इस कर्व में क्या खास बात है कि इस कर्व में लास्ट के जो पॉइंट हैं डी और ई पॉइंट, एक तो बी पॉइंट था और उसके बाद डी आया, उसके बाद ई आया, तो हम बात कर रहे हैं बी और डी पॉइंट के बीच की। जैसे यहाँ पर बी और डी पॉइंट पास पास हैं, इस वाले केस में बी और ई पॉइंट तक बहुत लंबा ग्राफ बना हुआ है, इस केस में ये बी है और लास्ट में जाके कहीं डी आया है। तो ये जो अलग अलग टाइप के कर्व हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले आते हैं, जब डी और ई पॉइंट ये बिल्कुल पास पास हैं, तो क्या होगा? डी पॉइंट वो था जहां पर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ थी, इसके बाद जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो ई पॉइंट आता है थोड़ी देर बाद, और वहां पर ऑब्जेक्ट टूट जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट होता है। अगर डी और ई एकदम पास पास होंगे तो क्या होगा? चीजें लंबी होनी बंद हो जाएंगी और तुरंत टूट जाएगी। ताकत लगाते ही स्ट्रेन वाला पोर्शन तो कम है और ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। तो जिस तरह के चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, कास्ट आयरन, बोन, सेरेमिक, इस तरह की जो चीजें हैं, उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि फोर्स लगाते जाते हैं, स्ट्रेन आने की बजाय वो फट से टूट जाता है। तो इस तरह के मटेरियल जो होते हैं वो ब्रिटल मटेरियल कहलाते हैं, यानी कि भंगुर पदार्थ जो टूट जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में डी और ई पॉइंट जो हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। कहने का मतलब है डी पॉइंट पर हमने फोर्स लगा रखा है और फ्रैक्चर पॉइंट आने तक बहुत लंबा वायर खिंचता चला जाएगा। तो ऐसे जितने भी मटेरियल होंगे तो बेटर है हम उनको वायर की तरह बनाने में ही काम में लें। अब हम चीनी मिट्टी के कप का तो वायर नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो तो टूट जाता है, लेकिन इस तरह के मटेरियल जैसे कि कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, तो हम उनके वायर बना सकते हैं, और ऐसे मटेरियल कहलाते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल आम तौर पर जिनको वायर की तरह खींच खींच के लंबा किया जा सकता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले ग्राफ की, इलास्टोमर। जब हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं तो इलास्टिसिटी वर्ड आते ही हमारे दिमाग में रबर आता है, इसको खींचते हैं, छोड़ते हैं तो वापस अपनी जगह चला जाता है। थोड़ा रबर का भी एनालिसिस कर लेते हैं। इस ग्राफ में देखिए, पूरे ग्राफ में कहीं भी स्ट्रेस और स्ट्रेन स्ट्रेट लाइन में नजर नहीं आते हैं। इट मीन्स ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो इससे एक बात क्लियर है कि ये इलास्टिक मटेरियल नहीं है। अगर ये इलास्टिक मटेरियल नहीं है तो फिर ये कौन सा मटेरियल है? तो ये है इलास्टोमर। इसकी खास बात क्या है? यहां से यहां तक इतने से स्ट्रेस में लंबा सारा स्ट्रेन आया हुआ है, और जैसे ही स्ट्रेस हटाते हैं
तो स्ट्रेन वापस से अपनी पोजीशन पर भी आ जाता है। रबड़ का तो यही काम है ना, फोर्स हटाया वापस से अपनी जगह आ जाता है, और वो तो आता भी बड़ी जबरदस्त है। किसी पे इस तरह से खींच के छोड़ देते हैं तो सड़ाक से उसका मुंह भी तोड़ देता है वो तो ये वाला जो केस है, ये केस इलास्टोमर का केस है। इस केस में हम देखते हैं कितना ही लंबा खींचा जा सकता है, ओरिजिनल लेंथ पे ये वापस भी आ जाता है, और इस काम के लिए जो स्ट्रेस हमें लगाना पड़ता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगाना पड़ता। तो इस तरह के मटेरियल जो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, दे आर नोन एज इलास्टोमर। तो ये है इलास्टोमर्स। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हम देख चुके हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहते हैं, सिर्फ कहाँ, इलास्टिक लिमिट के अंदर। यानी इलास्टोमर का केस हम नहीं ले रहे हैं, ये इलास्टिक मटेरियल का केस है जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। इस के को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो के की वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर इसके टाइप्स की बात करें, टाइप की बात क्यों करनी है हमें, क्योंकि हमने स्ट्रेस के 3 टाइप देख लिए हैं। एक तो वो जो लेंथ वाले केस में होता है, दूसरा वो जो वॉल्यूम में होता है, तीसरा वो जो टेंजेंशियल यानी कि शेयरिंग करके हम एंगल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 तरह के अगर हम स्ट्रेस बताते हैं तो 3 तरह के ही स्ट्रेन और 3 तरह के ही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आएंगे। अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि जो पहला था ना वो यंग मॉडुलस है, दूसरा बल्क मॉडुलस है, तीसरा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। तो उसमें हम पहला वाला पढ़ते हैं यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हम जानते हैं इलास्टिसिटी की ये डेफिनेशन है। अगर स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या हम इसको दूसरे भी लिख सकते हैं कंप्रेशनल, तो इस तरह से नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी वो कहलाती है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे कि इस वायर में एक वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ L है, उसमें एक मास लटकाया जिसकी वजह से रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। इसकी लेंथ को डेल्टा L बढ़ा दिया जाता है, या फोर्स कंप्रेशनल लगा दें तो डेल्टा L घटा दिया जाता है। यानी दोनों केस हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या कंप्रेशनल स्ट्रेन भी हो सकती है। इस केस में जो यंग मॉडुलस होगा वो होगा स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो फोर्स जो यहाँ पर लगाया हुआ है वो है mg, एरिया अगर इस वायर का पाई आर स्क्वायर है तो mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा L अपॉन L। तो सॉल्व करके हम इसकी फॉर्मेट को बदल सकते हैं mg L अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा L। दिस इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हुआ हमारा पहला मॉडुलस। अब हम बात करते हैं बल्क मॉडुलस की। डेफिनेशन हम जानते ही हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहां पर जो स्ट्रेस होगी वो नॉर्मल स्ट्रेस होगी, लेकिन वॉल्यूम का केस है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इस केस में जो मॉडुलस होगा दिस इज नॉन एज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पर अगर इनिशियल वॉल्यूम V है, फाइनल वॉल्यूम डेल्टा V है, तो हम यहां पर बल्क मॉडुलस डिफाइन करेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन है डेल्टा V अपॉन V। फोर्स अपॉन एरिया को बहुत केसेस में हम प्रेशर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हो जाता है PV अपॉन डेल्टा V। तो दिस इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कुछ जगह पर बल्क मॉडुलस का इनवर्स भी हम यूज करते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी। कुछ केसेस में ये आएगा, तो ध्यान रखिएगा ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल है जिसको कि हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। डेफिनेशन वही वाली हमारी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की तरह, लेकिन यहां पर जो स्ट्रेस होगा वो टेंजेंशियल स्ट्रेस है और स्ट्रेन जो होगा शियर स्ट्रेन है। ये हम जानते हैं कि ये केस है ऐसा, एक ब्लॉक है उसके ऊपर से अगर हमने एक फोर्स लगाया तो उस फोर्स लगाने से क्या होगा, ये जो शेप है वो इस तरह से तिरछी हो जाएगी। और जब हम इसका मॉडुलस रिप्रेजेंट करेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया में फोर्स हमने लगाया है मान लिया F,
एरिया है मान लिया ए, और थीटा, थीटा यहाँ पर है इसकी स्ट्रेन, और वो ये डेल्टा एक्स अपॉन एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम पहले जान चुके हैं। तो उसको हम यहाँ पर थीटा से रिप्रेजेंट करके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हैं 3 मॉडुलस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है पॉइजन रेशियो। जब भी हम ये वाला केस लेते हैं जिसमें एक वायर है जिसकी लंबाई की तरफ हमने फोर्स लगाया है, उसको इस तरह से खींचा है, तो यहाँ पर हमें एक चीज तो पता है कि फोर्स के अलोंग लेंथ में चेंज होता है, लेकिन फोर्स के परपेंडिकुलर भी कुछ होता है। इस डायग्राम को देखिए, पहले वायर की थिकनेस थी ये, जैसे ही वायर को खींचा तो वायर लंबा हो गया, तो लंबा होने से उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, यानी कि पहले इसकी रेडियस अलग है और बाद में उसकी रेडियस थोड़ी सी कम होती है। तो इस तरह से फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर शेप में चेंज होता है तो वो भी एक स्ट्रेन है। तो जो स्ट्रेन फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, और जो दूसरा है जो सेम डायरेक्शन में है वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो दो तरह की स्ट्रेन यहाँ पर काम कर रही है। अगर हम इनका रेशियो ले लें, यानी लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो, उस रेशियो को हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। तो कुछ जगह पर पॉइजन रेशियो जब डिफाइन करना होगा तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर हम डायमीटर की फॉर्म में बात करें तो दिस इज चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इस तरह से हम पॉइजन रेशियो डिफाइन कर सकते हैं। ये एक प्योर नंबर होता है क्योंकि ऊपर और नीचे स्ट्रेन है और स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसलिए पॉइजन रेशियो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेस्ड वायर। इस केस में अगर किसी वायर पर कोई स्ट्रेस लगाया जाता है तो वो स्ट्रेस जब हम लगाते हैं तो हम वास्तव में इंटर एटॉमिक फोर्स, जिसकी वजह से रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, उसके अगेंस्ट एक वर्क डन करते हैं, और वही वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि वो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। मान लेते हैं जो फोर्स हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं वो फोर्स है F, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है A, इनिशियल लेंथ है कैपिटल L, और जो लेंथ में चेंज हम करने वाले हैं वो है स्मॉल l। जब हम वर्क डन निकालते हैं तो ये हम जानते हैं वर्क डन होता है F डॉट DL। यंग मॉडुलस हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल स्ट्रेस है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस, और स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस की वैल्यू रखते हैं तो ये होगा फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन की वैल्यू रखेंगे तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर इस इक्वेशन से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो वो फोर्स होगा वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। फोर्स की इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो वो होगा वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू डी एल। क्योंकि लेंथ में चेंज जो है एल तक है तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं 0 से लेकर एल तक, और इस तरह से हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और ये जो टोटल वर्क डन आएगा यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ स्टोर हो जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज वाई ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट रखने के बाद इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो पहली बात तो ये है, पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला तो डायरेक्ट ये हो गया। इसकी फॉर्म को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। देखिए U इज इक्वल टू हाफ इंटू यंग मॉडुलस को हमने अलग कर दिया y, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L ये स्ट्रेन होता है तो इसको हमने अलग कर दिया स्क्वायर बना के, क्योंकि कैपिटल L का स्क्वायर नहीं है तो इसलिए कैपिटल L को हमने a के साथ और लिख दिया। तो यहां से इसकी फॉर्मेट देख सकते हैं, दिस इज हाफ इंटू दिस इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन इन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, दिस इज
अनदर फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसके और भी फार्मूले चेंज कर सकते हैं। U इज इक्वल टू हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। यहां से देखिए, ये यंग मॉडुलस है, ये स्ट्रेन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा स्ट्रेस। तो यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेन का स्क्वायर है तो एक स्ट्रेन अभी बचा रहेगा, तो वो स्ट्रेन है यहाँ पर, इनटू वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला ये भी हो गया, हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम। अगर हमें यहाँ से निकालना है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर उसको स्मॉल u से डिफाइन करें तो इट विल बी कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम। दिस इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये था हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ ए वायर। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट एक इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। मान लिया हमें इस वायर का यंग मॉडुलस यानी y निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा स्ट्रेस और हमें निकालनी होगी स्ट्रेन। स्ट्रेस निकालने का तरीका है, ये फोर्स जो लगा हुआ है mg उसको मेजर कर लें, इस वायर की रेडियस मेजर कर लें जिससे उसका एरिया आ जाएगा, और एक रेफरेंस वायर है, उस रेफरेंस वायर से कंपेयर करते हुए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इन दो चीज़ों को निकाल लेंगे तो फॉर्मूला हमारा जो y का है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, उससे हम यंग मॉडुलस निकाल सकते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं निकलता है, इसको निकालने के लिए एक एपरेटस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्ल एपरेटस। सर्ल एपरेटस। जो ये दूसरा वायर है रेफरेंस वायर वो यहाँ पर है, और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर है वो यहाँ पर है। एक यहाँ पर माइक्रोमीटर लगा हुआ है, ये माइक्रोमीटर बताता है कि वायर में जितनी लेंथ चेंज हुई है उसको हम कैसे मेजर करें। बीच में एक स्पिरिट लेवल होता है और जितना वेट हम मेजर करते हैं वो वेट भी यहाँ मेजर हो जाता है। तो इस तरह से इस एपरेटस से हम यंग मॉडुलस पता लगाते हैं। इसको डिटेल में बाद में किसी वीडियो में देखेंगे। अभी फिर ये देखते हैं कि सिर्फ इसको निकालने का एक तरीका है और ये एक्सपेरिमेंटल तरीका है, ये आपके सिलेबस में भी है, आपको ये लैब में करना है। अब हम बात करते हैं इस तरह के, हमने सॉलिड्स का जो बिहेवियर पढ़ा, इलास्टिक बिहेवियर, उस बिहेवियर से हम क्या क्या कर सकते हैं। कुछ एक एप्लीकेशंस यहाँ पर देखते हैं। थिकनेस ऑफ रोप इन क्रेन। क्रेन आपने देखी होगी इस तरह से, उसमें किसी सामान को उठाने के लिए एक वायर काम में लेते हैं जिसको हम रोप बोल रहे हैं यहाँ पर। उस वायर की थिकनेस को हम इलास्टिसिटी से कैसे पता लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उस मटेरियल की इलास्टिक लिमिट कितनी है और फैक्टर्स कितने सेफ्टी के फैक्टर्स हमें लेने हैं, उससे हम इस वायर की थिकनेस पता लगा सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक एग्जांपल है जिसमें क्रेन में एक स्टील की रोप है। पहली चीज मटेरियल हमें पता है, जब मटेरियल पता है तो उस मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी भी पता होगा। जैसे कि ये लिखा है इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील इज 30 इंटू 10⁻⁷ स्टील के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन में जो मटेरियल होगा उसकी इलास्टिक लिमिट गिवन होती है। तो लिफ्ट ए लोड ऑफ 10 टन दैट इज 10,000 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम को उठाने के लिए स्टील का एक वायर हमें चाहिए। आमतौर पर इस तरह से जब क्रेन बनाया जाता है तो एक सेफ्टी फैक्टर वर्ड लिया जाता है। सेफ्टी फैक्टर का मतलब है, अब ऐसा तो नहीं ना क्रेन से सामान उठाते समय हमेशा 10,000 किलोग्राम हो सकता है कभी ज़्यादा भी हो गया हो। तो ऑलरेडी हम क्या करते हैं, हम 10 गुना ज़्यादा के लिए वो क्रेन बनाते हैं। तो सेफ्टी फैक्टर है 10, यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि ये क्रेन 100 किलोग्राम के लिए बनाई जानी है तो सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से उसको हम पहले से ही 1000 किलोग्राम के लिए बनाएंगे। तो ये आ गया सेफ्टी फैक्टर। अब हम देखते हैं कि जो हमें वायर लेना है वो कितनी रेडियस का लेना है। तो उस केस में हम निकालते हैं इसकी स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये हम जानते हैं। फोर्स होगा कितना, जो वेट हम लटका रहे हैं उससे डिसाइड होगा, यानी 10,000। सेफ्टी फैक्टर हमें लेना है ये वाला, तो यानी कि 10⁵ किलोग्राम इंटू जी।
ये तो हो गया फोर्स जो उससे हमें लटकाना है। एरिया कितना होगा, अगर इसकी रेडियस को r मान लें तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। स्ट्रेस, स्टील के लिए लिखा हुआ है अल्टीमेट स्ट्रेस शुड नॉट एक्सीड द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील दैट इज 30 इंटू 10⁻⁷। ये स्ट्रेस गिवन है, तो इसका मतलब है स्ट्रेस की वैल्यू ये है, फोर्स जो अप्लाई किया है वो ये है, और यहां से पाई आर स्क्वायर, इससे सॉल्व करके हम आर की वैल्यू निकालेंगे, और आर की वैल्यू यहां पर आएगी 3.22 सेंटीमीटर। ये यहां से हमने नोट कर ली है, ये कैलकुलेशन आप लोग करके देख सकते हो। इससे हमें क्या पता लगा, 3.22 सेंटीमीटर का मतलब है करीब इतना मोटा पाइप जैसा एक वायर होगा, पाइप जैसा नहीं, रॉड जैसा। सोचिए अगर रॉड में तो फ्लेक्सिबिलिटी होती ही नहीं है, तो किसी चीज को उठाने के लिए जब रॉड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो मुड़ेगी कैसे बीच में से। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमारा एम है इस रेडियस का एक वायर लेना, तो या तो हम रॉड ले लें, तो रॉड को लेने में नुकसान क्या है, पहली बात तो स्टील ज़्यादा लगेगी, दूसरी बात फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। तो हम इस पर्पज को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, पतले पतले बहुत सारे स्टील वायर का एक ग्रुप बनाते हैं, और उसको ग्रुप बनाने के बाद उन सबको चोटी की तरह मिला देते हैं, जैसे कि औरतें जो चोटी बनाती है वैसे। तो इस तरह से वायर जोड़कर इतनी ही रेडियस का एक मोटी रोप बना लेते हैं। तो उस मोटी रोप की रेडियस इतनी हो गई, और वो दिखने में रॉड जैसी भी नहीं होगी, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। तो हमें यहाँ क्या फायदा हुआ, रॉड में जितना आयरन या स्टील लगना था उससे कम लगा, पहली बात। इसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम इलास्टिसिटी की जानकारी से हम ये डिसाइड कर देते हैं कि कितने वायर से कितना मोटी हमें रोप बनानी है, जिससे कि वो क्रेन जो है हमारे लिए यूजफुल हो पाए। आगे देखते हैं, डिजाइनिंग ऑफ ब्रिज। ब्रिज का डिजाइन बनाते समय भी इलास्टिसिटी का जबरदस्त यूज है, उसको समझते हैं कैसे। मान लिया एक ये प्लैंक है, मेटल का बना हुआ भी मान सकते हैं, जिसकी ये थिकनेस है बी, डी है उसकी डेप्थ और एल है उसकी लेंथ। जब इस पर कोई वेट लटकाते हैं तो क्या होगा, वो बीच में से ऐसे थोड़ा सा झुक जाएगा। मान लिया जितना झुकता है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा का फॉर्मूला ये आता है, W है वेट, L है इसकी लेंथ, B है इसकी विड्थ, D है इसकी डेप्थ और Y है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये यंग मॉड्यूलस इस बात पर डिपेंड करता है, अगर ये स्टील का है तो स्टील का, अगर ये आयरन का है तो आयरन का यंग मॉड्यूलस। तो जिस भी मटेरियल को यूज करेंगे उस मटेरियल का Y रखेंगे। अब हम क्या चाहेंगे कि जो ब्रिज है उसके ऊपर से बस जाए, तो हम तो चाहेंगे ना बस सीधी निकल जाए, ऐसा तो ना होगी बस यहाँ से आए, ब्रिज झूल रहा है बिल्कुल ऐसे बीच में से, तो बस कैसे निकल पाएगी। मीन्स हमारा जो पर्पज है इस डेल्टा को मिनिमाइज करने का है, कम से कम। अब कम से कम करने का मतलब है, पहली बात तो y को बढ़ाओ, यानी कि जो यंग मॉडुलस है वो ऐसा मटेरियल लो जिसका y ज्यादा हो। दूसरी चीज क्या है, B और D इनकी वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए। तो B और D की वैल्यू ज्यादा होने में भी ये देखना है किसकी वैल्यू इफेक्टिव है। तो देखिए जो D है डेप्थ, इसकी वैल्यू इफेक्टिव है क्योंकि इसका क्यूब है। तो हमें यहाँ पर शेप किस तरह की लेनी है उसको समझते हैं। ये मैंने बताया अभी कि किस तरह से हम ज़्यादा बढ़िया ब्रिज बनाने के लिए ये शेप लेंगे, तो उसमें B और D और Y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें B और D दोनों की वैल्यू ज़्यादा रखनी है, तो कैसी शेप लें उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक रॉड का क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन मीन्स अगर ये रॉड है तो ये वाला पार्ट इसका दिखाई दे रहा है, उसमें ये B है और ये D है। जब यहां से कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इस तरह से ये बीच में से मुड़ सकती है। एक शेप वो देखते हैं, यहां पर B और यहां पर B, तो ये वाला B ज्यादा हुआ, और ये D की वैल्यू में देखा जाए तो D दोनों सेम है। इन दोनों शेप में क्या फायदा है, इसमें D की वैल्यू ज्यादा है,
और इसका मतलब ये है कि इसमें डेल्टा यानी जो झुकाव आता है वो इस वाले केस में कम आएगा, क्योंकि इसमें बी और डी दोनों ज़्यादा हैं। यहाँ पर बी कम है, वहाँ बी को भी डबल ट्रिपल कर रखा है। दूसरा फायदा, जितना मटेरियल इसको बनाने में लगा उतना उससे भी कम मटेरियल इसको बनाने में लगा। अगर हम इसको साइड से फिल भी कर देते तब ये खुद और भारी हो जाता, ताकत तो स्ट्रेंथ तो आ जाती पर ये और ज़्यादा भारी हो जाता। तो इलास्टिसिटी से हमें ये पता लगता है कि सिर्फ शेप को चेंज करके हम उतने ही ताकतवर चीज बना सकते हैं जितना कि बहुत ज़्यादा भारी करके हम बनाते। यानी इसको फिल कर देते तब भी ये उतने ही स्ट्रेंथ का बनता, पर ड्रॉबैक ये रहता आधा से ज़्यादा वजन तो इसका खुद का होता जो डब्ल्यू की तरह लटकता होता। इस तरह के आपने देखा होगा जो हमारे गर्डर बने हुए होते हैं इस तरह के, वो इस शेप के क्यों बनाए जाते हैं? खाली जगह में हमें आयरन भरने की जरूरत नहीं है, यानी कम वेट में हमने ज़्यादा पावरफुल गर्डर बना लिए। तो इस तरह से ये इसका गर्डर का क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया है जिससे कि ये अच्छे से समझ में आए। तो हम ब्रिज बनाते समय ब्रिज की शेप को इस तरह से बनाया जाता है, अंडे की शेप का बनाया जाता है। तो वो सारी चीज जो है इलास्टिसिटी से हम डिफाइन करते हैं। मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन, जमीन की प्रॉपर्टी को देखकर भी हम बता सकते हैं कि हाइट जो है माउंटेन की कितनी होगी। मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन डिपेंड अपॉन द शीयर मॉडुलस। शीयर मॉडुलस क्यों? ये जमीन है, ये माउंटेन है। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो ये जो है जमीन ये कहीं नीचे तो गिरने वाली नहीं है, लेकिन ये चीज हो सकती है कि एक रॉक के ऊपर दूसरी रॉक स्लाइड हो जाए, और स्लाइड होने का मतलब है फोर्स कैसा हो? टेंजेंशियल। इसलिए हमने यहाँ पर शीयर मॉड्यूलस काम में लिया है। तो अगर हमें वहां की जो रॉक है उसका शीयर मॉड्यूलस पता है, उस पर कितना फोर्स लगने वाला है यानी कितना स्ट्रेस आने वाला है वो हमें पता हो, तो हम माउंटेन की हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कहीं माउंटेन है, उसके नीचे की जो रॉक है उसको ले जाओ लेबोरेटरी में और वहां से उसका शीयर मॉड्यूलस और पता लगा के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम कितने हाइट का माउंटेन इस पर आ सकता है। तो देखिए इसमें, इसके लिए मान लेते हैं एक माउंटेन है जिसकी हाइट है h, वहां पर जो रॉक है उसकी डेंसिटी है रॉ, तो उस पर जो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज व्हाट? दिस इज स्ट्रेस। उसकी स्ट्रेस है रॉ जी एच। कैसे आया ये रॉ जी एच? देखिए, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम ये कहते हैं माउंटेन जो है उसका मास m है तो फोर्स हो जाएगा m इंटू, लेकिन माउंटेन का मास कैसे निकालें? तो अगर डेंसिटी रॉ है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मास निकल सकता है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और ये हम जानते हैं जो माउंटेन है वो तो कुछ पिरामिड जैसी शेप का होता है, यानी कि एरिया इंटू हाइट से इसको वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू हाइट ऑफ रॉक। तो यहां पर ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा और एच रो जी बच जाएगा। तो दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया यानी स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हमें ये मालूम है कि इस स्ट्रेस की वजह से वहां पर एक टेंजेंशियल फोर्स जनरेट हो सकता है, और हमें ये मालूम है कि उस तरह की रॉक का जो स्ट्रेस है वो 3 इंटू 10⁸ है मैक्सिमम, और वहां की डेंसिटी ये है, तो उससे हम हाइट पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे, दिस इज स्ट्रेस, स्ट्रेस हो गई एच रॉ जी। अगर स्ट्रेस की जगह हम ये मैक्सिमम स्ट्रेस रख लें जो उस वहां की रॉक की है, तो दिस इज 3 इंटू 10⁸। एच की जगह एच मैक्सिमम हमें पता लगाना है, ये रॉ की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻3, और जी की वैल्यू को भी हम 10 मान लें, तो यहां से हाइट की वैल्यू आ जाएगी 10 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की जमीन पर जो माउंटेन होगा वो मैक्सिमम 10 किलोमीटर का हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इलास्टिसिटी के बारे में अगर हमारी जानकारी बहुत अच्छी है तो हम बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ शेप बदलकर, साइज बदलकर, कम मटेरियल यूज करके भी हम बहुत मजबूत चीज़ें बना सकते हैं। एक एग्जांपल और छोटा सा बताता हूँ। जो हमारे पोल्स होते हैं जो सड़कों पर बने होते हैं, जो गोल वाले पोल होते हैं,
तो गोल वाला पोल अगर पूरा सॉलिड लोहे का बना दिया जाता और उतने ही मास का हॉलो पोल बनाया जाता तो कौन सा मजबूत होता है? और इसका आंसर है हॉलो वाला मजबूत होता है। लेकिन इसको पढ़िए आप लोग, आपके लिए एक टेस्ट है छोटा सा। कहने का मतलब ये है कि इलास्टिसिटी की जानकारी से हम बहुत सारे काम इनमें कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हमारे जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनके सिलेबस में जरूर इलास्टिसिटी आता होगा, जिससे कि उनको पता लग जाएगा कि किस शेप में कितना मटेरियल कौन सा यूज करें, कितना यूज करें कि वो सबसे ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर बन पाए। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। सर्वोदय शिक्षा चैनल आप देख रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।